मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स है क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से जितने सारे लेक्चर आपको दिया जा रहा है उस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, वन बाय वन करके देखते जाइए, समझते जाइए। कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमें राय दीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम देता हूं उसको जरूर आप सॉल्व करके रखिए कॉपी में, और नोट्स रेगुलर बनाते जाइए। जिस तरह से मैं सजेस्ट करते जा रहा हूं, जिस तरह से मैं पढ़ाते जा रहा हूं, एक एक करके नोट्स जरूर करते जाइए। और समझते बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है, समझते भी चलते जाइए। कहीं भी प्रॉब्लम है आप जरूर राय देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का नाम तो सुना ही होगा आप लोग, और दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में ये चार्ज का जो महत्व है, इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा है। हर जगह पे हम लोग बहुत ही जगहों पे यूज करते हैं कि देखिए बैटरी चार्ज हो गया, जैसे मोबाइल की बात करते हैं, सेलफोन की बात करते हैं, या बहुत जगह पे हम लोग चार्ज की बात करते हैं। तो आखिर ये चार्ज है क्या? फिजिक्स में ये चार्ज है क्या? चार्ज जो हम लोग बात करते हैं चार्ज वही है, बट इसका फिजिक्स से क्या, किस तरह का फिजिक्स है, क्या है एक्चुअल में, ये कहां से आया चार्ज, और एक्चुअली में रियली में ये चार्ज क्या है, उस चीज को हम लोग आज के क्लासेस में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप जरूर नाम सुने होंगे सब्सटेंस मींस पदार्थ। और सब्सटेंस जिससे बना होता है, किससे बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। जैसे कि आप जानते होंगे घर जो बना हुआ है, घर जो बना हुआ है ईट ब्रिक्स से बना हुआ है। बहुत सारे ब्रिक्स को मैंने जोड़ के एक रूम तैयार, एक घर बनाए हुए। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सब्सटेंस जो बनता है वो सब्सटेंस बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग नाम क्या देते हैं? आइटम नाम देते हैं। मींस सब्सटेंस जो बना होता है, फॉर्म होता है स्मॉल पार्टिकल्स, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइटम्स। मींस कोई भी सब्सटेंस में बहुत सारे ऑल सब्सटेंसेस कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड आइटम। ओके, आप यहां तक आप समझे भी होंगे। एटॉमिक मॉडल आप पढ़े होंगे क्लास आप 10th में हो सकता है। एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, ये छोटी छोटी चीज, तो उसमें आपको बताया भी गया होगा, आप समझते भी होंगे। तो यहां तक आपको पता है कि कोई भी, और ये जो आइटम जो फॉर्म होता है, आइटम जो बना होता है, आइटम्स आर मेड ऑफ। मैंने बात किया सब्सटेंस की। सब्सटेंस बना होता है बहुत सारे आइटम्स से, और आइटम्स किससे बना होता है? जो एटम जो बना होता है, एटम जो बना होता है वो आपका एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल है इसके लिए, एटम के लिए। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एटम है, और इसमें 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और एक चीज मैं ये भी बात कर लूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेता हूं। आप सब जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे मास के वजह से अट्रैक्शन जो आती है, मास के वजह से जो अट्रैक्शन आती है बॉडी में, उसको हम लोग, उस फोर्सेस को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स किसके वजह से प्रोड्यूस्ड होता है? मास के वजह से। और दुनिया में कोई भी बॉडी, दुनिया में एक बात मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी बॉडी मास अगर नहीं है तो वो बॉडी नहीं है। मींस दुनिया का सारे बॉडीज जिससे बनी होती है वो मास होता है। मींस अगर कोई बॉडी के पास मास नहीं है, मास अगर नहीं है
तो वो दुनिया में नहीं है। मीन्स दुनिया में एग्जिस्ट कोई बॉडी है तो मास है। तो आप समझ रहे होंगे, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मास के वजह से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो सभी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये सत्य है, सभी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन अब जैसे कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग के पास भी तो मास है, तो दो बॉडी के बीच में आपस में फिर अट्रैक्शन क्यों नहीं, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो अट्रैक्शन ये अलग बात है, छोटी छोटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडी के लिए लागू होता है। ये जैसे कि हम लोग बात करते हैं अर्थ के लिए, सन के लिए, अदर प्लैनेट के लिए, तो बड़ी बड़ी बॉडी के लिए एक एक्सपीरियंस होता है, वो हमें पता चलता है। छोटी बॉडी में उतना अनुभव नहीं हो पाता, जिसके वजह से हम लोग ये बात नहीं कर पाते ग्रेविटेशन। चलिए बच्चे, हम लोग मुझे समझना है, हम लोगों को जो समझना है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो मैंने जैसे कि बात किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के वजह से, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आइटम है और उस आइटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में भी मास होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में भी मास होगा, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन में भी मास है तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके पास भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दैट मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप समझ रहे हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब यहाँ पे देखिए माजरा क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चे कि क्या माजरा है चार्ज का। यहाँ पे क्या है चार्ज? तो मैंने जैसे कि बात किया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से और भी कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब साइंटिस्टों ने इसका जब इन्वेंशन कर रहा था, जब साइंटिस्ट जब इसका रिसर्च कर रहे थे, जो भी साइंटिस्ट कुलम्स नाम का साइंटिस्ट इस पे वर्क किए हैं, तो उन्होंने जब इस बात पे रिसर्च कर रहे थे तो देखा वहां पे कि प्रोटॉन जब लिया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब होता है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। वहां पे देखा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, सपोज दैट Fg है, और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में देखा गया तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देखा गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जब देखा गया तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक नया कुछ आ रहा था, नया प्रॉपर्टी आ रहा था। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज दैट अगर कोई दो व्यक्ति है, मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो दोनों समान है, ये दोनों सेम है, मींस इसके पास लड़ने का जो कैपेसिटी है, अगर मान लिया जाए वो 5 फाइट चला सकता है तो ये भी 5 फाइट चला सकता है, मतलब ताकत में सेम है, तो दोनों जब लड़ेगा तो बैलेंस बना के रहेगा। लेकिन अगर अचानक किसी के पास ताकत ज्यादा आ जाए तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास ताकत ज्यादा आ जाए तो ये इसको क्या करेगा, अगर ये दोनों ये आपस में खींच रहा है तो इसको ये क्या करेगा, खींच लेगा अपने तरफ। दैट मींस मेरे कहने का मतलब क्या, जब सेम होता था तो बैलेंस बना के रखता था, मींस उस वैसा कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रहा था। जैसे इसके पास ज्यादा ताकत वाला आया तो इसको खींच लिया, मींस यहाँ का प्रॉपर्टी ही बदल दे रहा, मतलब यहाँ का जो लड़ने का जो चीज है, लड़ने का जो वहां पे प्रक्रिया हो रहा था वो उसको एकदम खींच ले रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ताकत ज्यादा आ रहा है, ताकत एक प्रॉपर्टी नया चीज आ रहा है, मैं प्रॉपर्टी इसको कह रहा हूँ, तो ये इसको प्रॉपर्टी ही यहाँ का प्रक्रिया में बदल दे रहा है, वो तुरंत उसको खींच ले रहा है। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात किया जा रहा था तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब बात किया जा रहा है तो वहां पे मास की वजह से Fg फोर्स आ रहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक चीज और देखा गया, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात, इसके अलावे यहाँ पे एक अलग फोर्स आ रहा था।
जो बहुत ही ताकतवर था। मींस अगर ये देखा जाए अट्रैक्शन दोनों में कि एक नया फोर्स आ रहा था, एक्स्ट्रा चीज आ रहा है एडिशनल, वो बहुत ही ताकतवर है। मान लो Fe इसका नाम दे दें, ये फोर्स जो है ताकतवर जो चीज है वो Fe है। अब Fg उससे कम था। अब जब Fe बहुत ज्यादा इसके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखा गया तो यहाँ पे नहीं था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में देखा गया तो नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखा गया तो यहाँ पे एक नया चीज आ रहा था Fe, जो बहुत ही ताकतवर था इन कंपेयर टू Fg। जब इसके पास बहुत ही ताकत था तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रहा था इन कंपेयर टू Fg। दैट मींस इसके पास बहुत ज्यादा ताकत था, मींस इसके पास बहुत ज्यादा फोर्स था। अगर ऐसे कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो यहाँ का जो प्रॉपर्टी है वो बदल जा रहा था। मींस इसका जो इस प्रॉपर्टी की वजह से, आप जब प्रॉपर्टी बदल जा रहा है मींस एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। मींस यहाँ का प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहाँ का जो प्रक्रिया, जो गुण, वो बदल जा रहा था, वहां काम होने का तरीका बदल जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोर्स आ रहा था। मींस एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे कायम हो जा रहा था। मींस इसके और इसमें नहीं एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे थे तो वहां पे एक एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स इसको नाम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स आता था। और इस एक्स्ट्रा फोर्स के वजह, जो एक्स्ट्रा फोर्स बहुत ही ज्यादा था इन कंपेयर टू Fg ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, बदल जा रहा था। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्स्ट्रा फोर्स के वजह से यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है। इस एडिशनल प्रॉपर्टी को नाम देते हैं चार्ज। दैट मीन्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि क्या होता है। दैट मीन्स हम लोग ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ protons and electrons, proton and electrons, which gives rise extra force। वो क्या दे रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स between them is called electric charge, is called electric charge। अब ये एक्स्ट्रा बाद में साइंटिस्टों ने इस एक्स्ट्रा वर्ड को बाद में चेंज कर दिया। एक्स्ट्रा क्योंकि आम दैनिक लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि साइंटिस्टों ने इसका नाम बदल के इस एक्स्ट्रा को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक्स्ट्रा की जगह पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक। क्या लिख सकते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स हम लोग ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, तो उसका जो एडिशनल प्रॉपर्टी आता है, उस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। अब जैसे डेफिनेशन में मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक तरह का गुण है, एक तरह का प्रॉपर्टी है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कब, जब एक्स्ट्रा फोर्स आता है तब। मींस जब एक्स्ट्रा फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आता है तो वहां पे जो एडिशनल प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग जब ऐसा प्रॉपर्टी मींस वैसे प्रॉपर्टी जो मींस उसका अंतिम चीज होता है, मींस उसके अंदर और कोई चीज नहीं होता है, मींस वो नेचर के द्वारा पाया जाता है, तो उस तरह के अंदर के चीजों के प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दैट मींस ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के वजह से मैटर का उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के वजह से, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के वजह से
जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट या बहुत जगह पे मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब उसके अलग अलग चीजों के मतलब चीज जैसा आता है, टर्म्स जैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। दैट मींस इफेक्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है। दैट मींस हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज is a intrinsic property of matter, intrinsic property of matter or body, which experiences क्या है, अनुभव करेगा, which experiences or produced, we can write here produced, which experiences or produced electric effect or magnetic effect। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर का है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अगर आपको इंट्रिंसिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में राय हमें दे सकते हैं कि नहीं समझ में आया, हम इसे अगले क्लास में डील जरूर करेंगे फिर से। तो आप तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ये हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने बताया कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से और भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से जो एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बॉडी में होगा, तो वहां पे बॉडी में तो कब हम कहेंगे कि बॉडी को चार्ज होगा? तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग कंसेप्ट क्या लिखते हैं, दैट इज हम लोग कंसेप्ट ऑफ चार्ज इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे लिख सकते हैं वो ये, इसको सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आप समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बॉडी है, उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों सेम है। तो कभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जब भी सेम होगा तो यहाँ पे, और एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हम लोग जानते हैं। तो E प्लस अगर होगा और E माइनस होगा तो इसका पॉजिटिव नेचर होगा और ये नेगेटिव नेचर होगा। तब जब दोनों, एक पॉजिटिव नेचर होगा और एक नेगेटिव नेचर होगा, तो अगर दोनों की बात करेंगे, दोनों अगर सेम होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल हो जाए कर देगा, प्लस E माइनस E 0। दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर किसी एक बॉडी में है तो एक दूसरे को प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और नेट चार्ज जब 0 मिलेगा यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे कि ये कैसा बॉडी होगा, कहलाएगा अनचार्ज बॉडी कहलाएगा। मींस अनचार्ज बॉडी कब कहेंगे कोई भी बॉडी को, तब कहेंगे जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो, 0। और अगर हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कब कहेंगे, तो उस समय जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा कर दें, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो किसी बॉडी में और नेगेटिव चार्ज कम हो, दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर 5 है पॉजिटिव और 4 है नेगेटिव, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 रिजल्ट मिलेगा। तो 1 जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। दैट इज यहाँ का जो नेचर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दैट इज हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज का संख्या अगर ज्यादा है इसका मतलब ये कम है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं डिफिशियंसी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दैट इज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर देते हैं, दैट इज इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन कर दिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये कैसा कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दैट मींस इसके बेसिस पे अगर हम लोग डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि चार्ज का डेफिनेशन अगर बोलना चाहें या चार्ज को समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the body or on the body, the excess or deficiency on the body give the concept of charge. So right, we can write here the excess or deficiency of electron on the body gives the concept of charge। तो बच्चे आपको समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है, मींस चार्ज कैसे हम लोग कह सकते हैं, कोई बॉडी के लिए चार्ज कब कहेंगे, कब नेगेटिवली चार्ज होगा, कब पॉजिटिवली चार्ज होगा, हम लोग इसके लिए ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट तुरंत अभी चार्ज का बताया, चार्ज में ये बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो हम आपको काम दे रहे हैं यहाँ पे होमवर्क कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, तो मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस नॉट पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe very greater than in compare to gravitational force, means Fe greater than Fc। तो बच्चे आपका ये काम है, ये तो मैंने बताया आपको, ये काम है कि Fe का जो वैल्यू होगा, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स आगे हम बताएंगे, इसका अभी कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जब कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां पे फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि Fe का जो वैल्यू होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और K का जो वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -9, प्रोटॉन का भी ये नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, दोनों का सेम चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग पढ़े ही हैं, Fg जो आपको मैंने क्लास 11th में पढ़ा था, आप सब जहां भी पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे, Fg m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर का वैल्यू कुछ बच्चे के मन में सवाल आ रहा हो तो आप यूनिट लेके सॉल्व कर सकते हैं उसको, या तो सेम रहने दो r स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ चेक करके आपको बताना है कि Fe ग्रेटर देन Fg लेना है। तो यहाँ पे इसको चेक करके बताना है कि ये वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 Q2 का वैल्यू इसको 1.6 इंटू, और इसका भी वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और G का वैल्यू आप जानते हैं, G का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 का वैल्यू भी जानते हैं, और ये R दोनों के लिए सेम होगा। अब दोनों का रेशियो आप लोग निकाल देना, Fe by Fc, और Fe by Fc का वैल्यू निकाल के अब देखिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आएगा। अब उसके बाद जो निकालिएगा तो Fe is equal to निकाल दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा और ये Fg हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आया मान लिया जाए, अब इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे तो Fe is equal to क्या लिखेंगे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स Fg, तो ये इतना गुना हो जाएगा, इसका मतलब Fe ज्यादा होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर मान लीजिए 2 आया तो 2Fg, मतलब Fe का वैल्यू 2Fg से ज्यादा, मींस 2 गुना Fg से वैल्यू ज्यादा है, मींस अगर इसका वैल्यू F1 है और ये वैल्यू 2 आया तो 2 into 1, Fe का वैल्यू 2 हो जाएगा, मींस 2 ज्यादा है इन कंपेयर टू 1।
इसका मतलब ये मेरा कहना है, तो ये 2 और 1 आएगा नहीं, आपको सॉल्व करके बताना है, Fe बाय Fg का रेशियो निकाल लेना है, ये आपका होमवर्क है। एक काम और है कि बताइए ये Fe ग्रेटर देन Fc है, इसको प्रूव करके देखना है। एक काम ये है आपको कि चार्ज जो होगा, चार्ज का जो वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये वो लेस देन दिस वैल्यू हो सकता है कि नहीं। मींस कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो वैल्यू है इससे कम हो सकता है कि नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 से लेस देन पॉसिबल है कि नहीं। इसका जवाब आप जरूर दीजिए। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, या चार्ज लेस देन दिस वैल्यू मींस E का वैल्यू जो है वो कम हो सकता है, इस वैल्यू से कम हो सकता है कि नहीं। तो आप जवाब जरूर दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हुआ आपका चार्ज का कंसेप्ट। आज चार्ज का कंसेप्ट में मैंने बात किया, और दूसरा जो है आपका मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में उससे पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूं। यूनिट में यूनिट SI यूनिट, तो जल्दी से मैं बात कर लेता हूं SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग लेते हैं कूलम, साइंटिस्ट के नाम पे है कूलम। इसके अलावा इसको दूसरे फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ऑफ Q। इसको ये भी लिख सकते हैं SI यूनिट में, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला I का वैल्यू Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I × T। तो I का क्या होता है एम्पियर, और इसके लिए क्या लिखेंगे सेकंड, एम्पियर × सेकंड। उसके बाद हम लोग ये भी इसको लिख सकते हैं, दैट मींस एम्पियर × SI यूनिट दोनों है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम्पियर × सेकंड। अब आपको काम ये रहा कि होमवर्क कि 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू कितना कूलम, ये आप लोग जरूर कीजिएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना कूलम होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको भर के दिखाना है। 1 एम्पियर, यहाँ मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आवर को सेकंड में चेंज कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका। तो आपको नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक और यूनिट जैसे SI होता है, सीजीएस भी होता है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद हम लोग सीजीएस की बात करेंगे। तो सीजीएस में 2 यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम, इसका बात करेंगे। तो सीजीएस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीजीएस सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में ESU हम लोग उसका नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, उसका जो वैल्यू होता है 1 ESU, जिसको हम लोग स्टेट कूलम भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे, स्टेट कूलम सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो स्टेट कूलम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है